Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Now we are discussing PT4 paper 2 और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला whose equation y is equal to x is lambda by 2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब हमें क्या देखना होगा? दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके बीच की डिस्टेंस बस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है? y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 को y इज इक्वल टू x के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर देखना है कि जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो y इज इक्वल टू x यहां पे रख दीजिए। क्या आ जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो 4 4 कट गया, x इज इक्वल टू 0 एंड 8। तो सिमिलरली y भी क्या आएगा? 0 एंड 8 आएगा, बिकॉज y इज इक्वल टू x के लॉन्ग कट कर रहे थे। तो एक पॉइंट हुआ 0 0, एक पॉइंट हुआ 8,8, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 8√2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड भी आपके कितने आ गई? 8√2 के बराबर। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है? नंबर ऑफ रियल नॉर्मल्स, ठीक है, टू द y स्क्वायर माइनस 4x, y स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू 3,4। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला है। एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो कि पैराबोला पे नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये देखो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, हाँ, तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am, a कितना है? 1 है, और माइनस am क्यूब। ठीक है, 3,4 से पास करेगा तो क्या बनेगा? 4 इज इक्वल टू 3m माइनस 2m m माइनस m क्यूब। ठीक है, ये बन गया। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या आई? m क्यूब माइनस m इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपको देखने हैं कि कितने इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके रियल रूट्स कितने आएंगे? तो अगर यहां से देखें तो यहां से तो आपको कोई फैक्टर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या इसका? नहीं है ना, 2 वगैरह भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, अपन सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ग्राफिकली देखना पड़ेगा क्यूबिक के लिए। तो अगर मान लीजिए ये fm है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी 3m स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा डिफरेंशिएशन। ये 0 कहां पे होता है? प्लस माइनस 1/√3 पे। कहां पे? प्लस माइनस 1/√3 पे। ओके, है ना। तो अब देख लो कि अगर देखा जाए तो 0 पे वैल्यू इसकी कितनी है? 4 के बराबर है ना। यहाँ माइनस 1/√3 आ गया मान लीजिए, और यहाँ आ गया प्लस 1/√3। तो अगर आप इसका निकालो f एट माइनस 1/√3 तो कितना आएगा? माइनस 1/3√3 प्लस 1/√3 और प्लस 4, है ना। तो 3/3√3 हो गया, तो 2/3√3 प्लस 4 सही है। और f ऑफ 1/√3 की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3√3 माइनस 1/√3 प्लस 4। दिस इज 4 माइनस 2/3√3। ठीक है, देखो तो ये भी कैसा है? पॉजिटिव है ना, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि ग्राफ माइनस 1/√3 पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था। यहाँ पे इसने फिर से 4 को अटेन किया होगा, और इस पे वैल्यू क्या थी? इस पे भी वैल्यू कुछ पॉजिटिव ही थी। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू आई, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा निकल जाएगा। नहीं होगा क्यूबिक का नीचे ग्राफ का। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब m की एक ही रियल वैल्यू आई, इसका मतलब कि एक ही नॉर्मल एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा टफ है बिकॉज इसके डायरेक्टली आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 5, 12 एंड 24,7 आर द फोकाई ऑफ एलिप्स पासिंग थ्रू 0 0 एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक इज रूट लैम्डा बाई म्यू। तो 5, 12 और 24,7, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए अगर आप, तो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a ही होती है ना। डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगी, डिस्टेंस तो 2a ही रहती है।
24,7 सॉरी, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, √386, ये 2a ही आ गया है ना। फिर कहा जा रहा है कि इलिप्स इज पासिंग थ्रू 0,0, तो ऐसी चीज है ना, मतलब भले इलिप्स का ओरिएंटेशन कोई सा भी हो, बट दिस इज 5, 12, 24,7 एंड दिस इज 0,0 सपोज, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ओरिएंटेशन भले इलिप्स का कोई सा भी हो, बट ये तो पता होता है ना कि ये P का दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कितना होगा, मतलब PS प्लस PS डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो 0, 0 से 5, 12 की डिस्टेंस 13 हो गई है ना, तो PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 2a होता है। तो 0, 0 से 5, 12 13 हो गया, 24,7 25 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 13 प्लस 25 38। तो a की वैल्यू यहां से निकल रही है आपकी 19, 2a यहां दिया हुआ है, तो e की वैल्यू कितनी हो गई, √386/38। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया, √386 डिवाइडेड बाई पूरा एक साथ, तो 38 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा वो, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है लैम्डा और म्यू को, तो लैम्डा एंड म्यू आर को प्राइम, तो पहले को प्राइम बना लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 193 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 722, ठीक है। तो 4 लैम्डा माइनस म्यू, मतलब इसका 4 टाइम्स माइनस इतना 50 आ गया, 50 इज इक्वल टू का अंडर रूट 5√2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 5 के बराबर आ गई यहाँ से, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब कि जो भी पावर्स होंगी, ठीक है, जैसे 5 की पावर उसमें जो इन्वॉल्व होगी वो कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। 3 की पावर अगर है तो वो कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। 7 की पावर है तो वो भी कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक है। यही रिक्वायरमेंट है। तो बस आपको क्या देखना है कि हम कितने तरीके से इवन पावर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन, 2 की पावर आप कितने तरीके से इवन ले सकते हो, या तो 2 की पावर 0 ले लो, या तो 2 की पावर 2 ले लो, 2 तरीके हैं आपके पास। तो 2 की पावर चूज करने के 2 तरीके, 3 की पावर चूज करने का 0 to 4 3 तरीके, 5 की पावर चूज करने का 0 to 4 और 6 4 तरीके, फिर 7 की पावर 0 to 4 6 8 कुछ भी हो सकता है ना। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर आपका ये आ गया। बस आपको क्या करना था कि आपको पावर्स कैसी चूज करनी थी, इवन चूज करनी थी। तो काफी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि क्लोजेट हैज 5 पेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स of shoes, the number of ways in which 4 shoes can be drawn from it such that there will be no complete pair। तो ये आपका पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको पिछले टेस्ट में पूछा जा चुका है। ये 5 pairs of different types of shoes हैं, number of ways in which 4 shoes can be drawn from it, ठीक है। तो अब 5 pairs हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि कोई भी कंप्लीट पेयर ना आए, तो 5 में से कोई भी 4 पेयर चूज कर लो और चारों पेयर से एक एक जूते उठा लो, यही करना है ना। तो 5 पेयर्स थे, उसमें से कोई भी 4 पेयर चूज कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास अभी क्या है कि मान लो तुमने डिसाइड किया भाई इन डिब्बों में से हमें एक एक उठाना है, तो अब उसमें भी तो चॉइसेस हैं कि भाई राइट वाला उठाएंगे इस डिब्बे में से या लेफ्ट वाला उठाएंगे, ठीक है। राइट वाला शू या फिर लेफ्ट वाला शू। तो जो पहला पेयर चूज किया था उसके लिए 2 ऑप्शंस, राइट या लेफ्ट, फिर दूसरा वाले में से राइट या लेफ्ट, फिर तीसरा वाला राइट या लेफ्ट, चौथा वाला राइट या लेफ्ट। तो 5 into 16 आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है 80 के प्रॉपर डिवाइजर्स। तो 80 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 into 5 की पावर 1। तो टोटल डिवाइजर्स कितने होते हैं, 4 + 1 into 1 + 1, यही होते हैं 10। लेकिन अपने क्या करते हैं, 1 को हटा देते हैं। प्रॉपर डिवाइजर्स पूछा है ना, तो एक जो डिवाइजर होगा 1 उसको हटा देंगे, ठीक है। टोटल डिवाइजर्स 80 होते, लेकिन उसमें 1 और 80 इटसेल्फ इन्वॉल्व थे। आपको प्रॉपर डिवाइजर की बात की गई है, उसमें आपको 1 को हटा देना होगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, क्योंकि टोटल डिवाइजर्स कितने थे
10। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वन, 2 और 5 रुपी के कॉइन है और आपको 5 कॉइन्स चूज करने हैं। बस अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज के दिया हुआ है, तो बस यही है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। 5 चीजें चूज करनी है ना, आइडेंटिकल है ना। मतलब मान लिया कि 1 रुपी वाले x1 चूज किए, 2 रुपी वाले x2 चूज किए, 3 रुपी वाले x3 चूज किए। अनलिमिटेड है, कोई कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है। सॉरी 5 रुपी वाले x3 चूज किए, ठीक है। और टोटल कितने चूज करने थे हमें? 5 कॉइन्स चूज करने थे। तो इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लें, because this thing can vary from 0 to anything and this also from 0 to anything। तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो आपका 7 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ K, तो इसका ग्रेटेस्ट प्राइम डिवाइजर कौन है? 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कहा गया है? रोम्बस इज इंस्क्राइब्ड इन द रीजन कॉमन टू द टू सर्कल्स, ठीक है। सर्कल का अगर देखो तो सेंटर्स क्या है? -2, 0 और 2, 0 है ना। और रेडियस कितना है? तो रेडियस है तुम्हारा 4, सही है बात। वर्टाइसेस ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो क्या सीन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं अपन। एक सर्कल है -2, 0 है सेंटर, और एक सर्कल है 2, 0 है सेंटर, ठीक। ये तुम्हारा एक सेकंड, ये होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना। ये -2, 0 और रेडियस कितना है इसका? अच्छा 4 है, ओके। तो ये पॉइंट तो तुम्हारा 2, 0 आएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा रहा -2, 0 और दूसरा सर्कल यहां से बनाया गया है, ठीक है। 2, 0 को सेंटर लिया गया है और 4 रेडियस का सर्कल बनाया गया है, तो वो इस पॉइंट से पास होगा, कैसा? ठीक है, 4 रेडियस का ये भी, 4 रेडियस का ये भी। अब कहा जा रहा है कि आपको रोम्बस बनाना है, तो रोम्बस बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, है ना। तो अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे रोम्बस बनाने के लिए कि ये दोनों पॉइंट्स यूज करेंगे, और यहां से भी अगर देखा जाए, अगर ये वाला आप देखो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इन दोनों ही सर्कल्स के लिए आपके पास ये वाला जो पॉइंट आएगा कितना आएगा? दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना 0, 0, ओके, 0, 2 इनफैक्ट। हमारे पास सर्कल्स क्या क्या है? एक है आपका x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, दूसरा है x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यही है, ठीक है। तो अगर दोनों का देखें अपने इंटरसेक्शन, तो जीरो वाली लाइन पे होगा और 0, अच्छा देखो, तो ये दोनों सर्कल्स का जो रेडिकल एक्सिस है या फिर कॉमन कॉर्ड है वो क्या आएगी? अगर तुम दोनों S1 माइनस S2 करते हो इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ रहा है? देखो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ रहा है, डिफरेंस लिया आपने, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 0 लाइन पे कट कर रही है, तो ये वाली जो लाइन है ऑब्वियसली वैसे भी पता है डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये क्या होगी तुम्हारी, 0 पे कट करेगी, x इक्वल टू 0 वाली लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पे रख दो तो y की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है? 2√3, है ना।
और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सिमिलरली 0, -2√3। ठीक है इतनी बात। ओके, तो रोम्बस बनाना था, ये वाले रोम्बस का एरिया निकाल दो। हाफ d1 कितना है 4, d2 कितना है 4√3। ठीक है, तो हाफ d1 इंटू d2 यही तुम्हारा रोम्बस के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है। वेरिएबल सर्कल दिया हुआ है, t पैरामीटर है, पावर ऑफ पॉइंट इज कांस्टेंट। तो पावर ऑफ पॉइंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए बी। कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए बी? पावर ऑफ पॉइंट मतलब बस ए बी को उठाया, एक्स वाई की जगह रखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू बी प्लस t इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। तुम्हें क्या चाहिए कि t जो है पैरामीटर है, t बदलता रहेगा लेकिन फिर भी वैल्यू जो है कैसी हो, a और b कुछ ऐसा रख दें कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स आए इररिस्पेक्टिव ऑफ t, मतलब t का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो t का अगर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो क्या करें हम? देखो, इनको क्लब करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो टी स्क्वायर है तुम्हारा, टी स्क्वायर के साथ क्या क्या टर्म्स है? तो टी स्क्वायर के साथ तुम्हें दिख रहा है -2a आ जाएगा। ठीक है, और कहीं टी स्क्वायर है -2b आ जाएगा। ठीक है, टी के साथ देखिए क्या क्या टर्म्स है। टी के साथ आपके पास हो जाएगा -2 -3 6 हो गया, 6a। ठीक है, और यहां से -4b और +1, ये t के सारे टर्म्स हो गए और बाकी कुछ a b का टर्म होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि ये वाली चीज अगर 0 हो जाए, ये वाली चीज 0 हो जाए, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे t क्या लिखा हुआ है। सही है कि नहीं है? टी स्क्वायर के साथ में लिखी हुई टर्म, टी के साथ में लिखी हुई टर्म अगर 0 हो जाए तो बाकी यहां से तो कांस्टेंट ही आने वाला है ना। अगर ऐसा ए बी चूज करें कि ये चीज और ये चीज दोनों 0 हो जाए तो टी फिर बदलते रहो, कुछ भी बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी? फिक्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ए बी के टर्म्स में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बस उतना ही चाहिए ना हमें। तो बस आपका रिक्वायरमेंट है कि -2a -2b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड 6a -4b + 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। बट पूछा आपसे a + b गया है, यहीं से पता चल रहा है a + b कितना होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कांस्टेंट कैसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सर्कल विद इक्वेशन इंटरसेक्ट्स द लाइन x² + y² = 1 intersects y is equal to 7x + 5 at two distinct points A and B. See with the point at which the positive x-axis intersects the circle. ठीक है, C मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा 1,0 हो जाएगा, जहां पे पॉजिटिव x-axis सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो C पॉइंट तुम्हें पता है, A B की बस चिंता करनी है। देख लेते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या हो रहा है। ठीक है, तो x² + y की जगह रख दिया 7x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 50x² आ जाएगा प्लस 70x आ जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब आप देखिए यहां से इनके सॉल्यूशंस अगर निकालने हो, मैं 2 से पहले एक बार डिवाइड ही कर देता हूँ। 25x² + 35x + 12 इज इक्वल टू 0। तो -35 प्लस माइनस अंडर रूट अच्छा जस्ट बाई 50 ये आएगा। ठीक है, तो एक बार जब 5 लिया मैंने +5 है ना, तो कितना हो जाएगा -30/50 और -5 लिया तो -40/50। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई -3/5 और 4/5 और y की वैल्यू क्या आएगी फिर रख दो। x को -3/5 रखा तो 4/5 हो जाएगा
और ये हो जाएगा -3/5। तो एक पॉइंट आया तुम्हारा -3/5, 4/5, और एक पॉइंट आया -4/5, -3/5। ठीक है, तो ये ए और बी पॉइंट्स पता है तुम्हारे पास, सी पॉइंट तुम्हें पता है 1,0 ही है। एंगल निकाल सकते हो, एंगल ACB। कैसे निकालोगे? दोनों लाइंस मतलब एक CA लाइन और एक CB लाइन के बीच का एंगल, मतलब M1 - M2 / 1 + M1 M2, इसका यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि नॉर्मल फ्रॉम 2,4। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में आपको पैराबोला थोड़ा सा शिफ्टेड है, y - 2 का होल स्क्वायर 4x - 1, और कहा जा रहा है कि 2,4 से नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं ना। तो 2,4 ऑब्वियसली पैराबोला का पॉइंट नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ऐसा पॉइंट जो कि पैराबोला पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या यूज करेंगे? स्लोप फॉर्म। लेकिन y = mx - 2am - am³ नहीं कर सकते, थोड़ा सा शिफ्टिंग है, तो चेंज कर दो। y की जगह y - 2, m x - 1 -2 a की जगह कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है किस पॉइंट से? 2,4 से। तो इसको 2,4 से आपने सेटिस्फाई करवा देना है। क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ m की जगह x की जगह पे 2 रखा तो m बचा -2m - m³। तो -m - m³ = 2। सो m³ + m + 2 = 0। यही इक्वेशन आ रही है। ओके, तो m + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, बाकी क्या आएगा? m² - m और +2। ठीक है क्या? अब यहां से देखो क्या बोल सकते हैं हम, इसका तो कोई रूट होगा नहीं, इसी का रूट आएगा। m = -1 वाली लाइन जो है वो पैराबोला का के लिए नॉर्मल का काम करेगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि अब ये जो पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ होगा वो पैराबोला को फिर से किसी पॉइंट पे मीट करता है। m = -1 रख दिया तुमने, तो इक्वेशन क्या आ गई? y - 2 मतलब 2,4 से पास करने वाली लाइन जिसकी स्लोप कितना हो? -1 हो, तो x + y = 6। ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देख लो कि ये किस पॉइंट पे फिर से इंटरसेक्ट करती है। तो x + y = 6 और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो क्या रखते हैं अपन? y - 2 का होल स्क्वायर रहने दिया = 4 टाइम्स x की जगह रख देता हूँ 6 - y, -1 रख दिया तो 5 - y। तो y² - 4y + 4 = 20 - 4y। ये दोनों गए कट, y² = 16 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई ±4। ठीक है, तो 4 नहीं लेना क्योंकि 4 पे तो नॉर्मल खींच ही रहे थे, -4 का मेन काम है आपको। ठीक है, जो फिर से इंटरसेक्ट करेगा। तो y की जगह -4 रखा तो x कितना आ जाएगा आपका? 10 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो पूछा क्या गया है हमसे? a + b पूछा गया है, आंसर 6 हो गया। वो तो खैर यहीं से हो गया था, ये करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये भी पॉइंट इस पे तो लाई करेगा। a + b की वैल्यू 6 आ जाएगी। दोनों कर्व्स अब क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं कि ये कौन साइक्लिक है, तो इसका मतलब कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो फैमिली ऑफ कर्व बनेगा वो कैसा होना चाहिए? आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब फैमिली ऑफ कर्व C1 + λ C2 शुड रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो कितना आएगा? देखो ax² है प्लस λ इंटू, ठीक है, x² के टर्म्स अगर एक साथ क्लब करें तो a + a λ हो जाएंगे, है ना। y² के टर्म्स अगर क्लब करो तो क्या दिखेगा? 2 + 5 λ। ठीक है, xy के टर्म्स देखो 4 + 6 λ। x के टर्म्स आएंगे कुछ, है ना, y के टर्म्स आएंगे कुछ, और कांस्टेंट टर्म के नाम पे आपके पास क्या है? 5 + 8 λ। ठीक है, ये तुम्हारे पास फैमिली ऑफ कर्व आएगा, है ना। अब लेमडा की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट करने लगे? आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सर्कल में क्या जरूरी होगी? ये सर्कल कब बनेगा? जब ये चीज 0 हो जाए।
4 plus 6 lambda should be equal to 0 and this a plus a lambda should be equal to 2 plus 5 lambda। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, -2/3 यहां रख दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a minus 2a/3 is equal to 2 minus 10/3, तो -4/3 और ये a/3, a की वैल्यू आपके पास -4 आ रही है। 9 plus a आपसे पूछा जा रहा है which is equal to 5। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 4 यूनिट सर्कल्स हैं, दोनों चारों पास करते हैं ओरिजिन से एंड हैव देयर, अच्छा यूनिट सर्कल्स, ओके, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स। क्या कहा जा रहा है, 4 सर्कल्स हैं, कौन कौन से, ये यूनिट रेडियस का सर्कल, ठीक है, 0,1 वाला, फिर ऐसे ही इधर होगा, ठीक है, 1,0 वाला, फिर ऐसे ही इधर होगा -1 वाला, और ऐसे ही इधर होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है ये जो चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है, इनसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आएगा, मतलब ये जो इन चारों पॉइंट्स को मिला करके तुम्हारा डायग्राम बनेगा उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों, जैसे ये सर्कल है ना, और ये सर्कल है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, किस लाइन के अलॉन्ग इंटरसेक्ट करेंगे, ये y = x के अलॉन्ग इंटरसेक्ट करेंगे। कॉमन कॉर्ड निकाल सकते हैं भाई, ये दोनों सर्कल्स हैं, मान लो ये पॉइंट अगर मैं निकाल लूं तो सिमिलरली इधर 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 सबका पॉइंट लिख पाऊंगा। तो ये सर्कल आपका क्या है, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉमन कॉर्ड निकाल लो, कॉमन कॉर्ड कितनी आएगी, x इज इक्वल टू y के लॉन्ग आएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू y पुट कर देते हो, ठीक है, x इज इक्वल टू y आप पुट कर देते हो, ठीक है, तो ये पॉइंट निकलना चाहिए। तो x को x इक्वल टू y रख दिया मैंने, मान लो, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका मैं इधर ही ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 आपका हो गया कॉमन, ठीक है, बचा आपका y माइनस 1 और प्लस y प्लस 1। तो एक तो y आया 0 के बराबर, ठीक है, और एक आया 1 के बराबर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा फिर -1, ये क्या होगा -1, और ये क्या होगा 1, -1। ठीक है, डायग्राम बना कर तुम्हें पता है कि ये क्या है, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या कहा जा रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व। अब जब ये बात आ गई आपका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, तो ये पूरा फ्रेज कब यूज होता है, जब आपको होमोजेनाइजेशन करवाना होता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में एक कर्व था, ठीक है, और एक, मान लो कि ये कर्व है, सपोज, है ना, ये कर्व है ना, इसको किसी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको ज्वाइन करना है ओरिजिन से, और कहा जा रहा है कि ये जो दोनों लाइनें बनाई हैं हमने, ये बीच का एंगल 90 डिग्री, कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट। तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, तो होमोजेनाइज कर दें, ठीक है, इन दोनों की साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालने के लिए। तो x² / 1 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1, है ना, इसको होमोजेनाइज करना है y इज इक्वल टू 3x + c के साथ। तो क्या लिख देंगे, y - 3x / c इज इक्वल टू 1, रख दो, x² + y² / 4 इज इक्वल टू y - 3x / c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो c² x² + c² y² / 4 इज इक्वल टू y - 3x का होल स्क्वायर, सो y² + 9x² - 6x1, है ना। तो x² का कोफिशिएंट के तौर पे आपके पास क्या है, c² - 9, और y² के कोफिशिएंट के तौर पे क्या है, c² / 4 - 1 + 6xy इज इक्वल टू 0, है ना। अब आपको चाहिए ये दोनों का सब 0 हो जाए,
है ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो c स्क्वायर माइनस 9 और इसका सम 0 होना चाहिए। तो 5c स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। c स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मतलब c की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या, प्लस माइनस 2 सम कितना हो गया उनका, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस पॉइंट लाइज इन स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड पैराबोला। आपके पास एक सर्कल है और पैराबोला है। ना, तो आपको सर्कल के भी अंदर चाहिए, तो आपका S1 कैसे, मतलब अगर एक तरीके से देखें तो -2a, a+1 सर्कल के अंदर चाहिए। तो -2a, a+1 की बेसिकली सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होनी चाहिए, यही ना। तो अपन ने कहा कि, या फिर ऐसा कह दो सीधा S1 निगेटिव होना चाहिए ना। तो -2a, a+1 को अगर सर्कल की इक्वेशन में रखते हो तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर -4, दिस शुड बी नेगेटिव, है ना। और उसके बाद देखिए क्या कहा गया कि पैराबोला के भी अंदर रहना चाहिए। तो पैराबोला के अंदर मतलब y1 स्क्वायर -4x1 शुड बी आल्सो नेगेटिव। तो रख दो, a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन तुम्हें देखना है, यहां से इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, यहां से इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, दोनों का तुम्हें इंटरसेक्शन देखना है। ठीक है, तो जितने ऐसे ए होंगे जो कि उस रीजन में एग्जिस्ट करेंगे वो तुम्हारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आपका आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है उस फॉर्म में है ये, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका मैं अंडर रूट लगा दूं तो इधर मुझे मिलेगा मॉड ऑफ 3x - 4y + 7 डिवाइडेड बाई 1, है ना। मतलब क्या हुआ, ये 2, 3 से xy की डिस्टेंस है, और ये देखो ये xy मतलब जो पॉइंट है उसकी लाइन 3x - 4y + 7 से डिस्टेंस है। PS इज इक्वल टू PL इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब फोकस कौन सा हो गया, 2, 3 हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी ये लाइन 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है, ये आ गई। ए भाई XY पॉइंट की इससे डिस्टेंस लिखोगे तो इतनी आएगी, और XY पॉइंट की इससे डिस्टेंस लिखोगे तो इतनी आएगी। PS इज इक्वल टू PM। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये हो गई फोकस। अब आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। फोकस से भाई पैराबोला के लिए यहाँ पे देख लो, फोकस होता है a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x = -a। तो बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। तो इससे इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2a हो जाएगा, आपको निकालना 4a है। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां रख दो 6 - 12 + 7 1/5। तो a कितना आपका 4a निकालना था, 4a इज 2/5, है ना। लेटेस्ट रेक्टम आपका 2/5 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कुछ इस तरीके का एक नंबर है जिसमें x4 ग्रेटेस्ट होना चाहिए, और एक और चीज यहां पे कह दी है कि 0 का यूज हमें नहीं करना है। तो अगर 0 का यूज नहीं करना है तो अपने लिए चीजें काफी इजी हो गई। अदरवाइज आप अगर 0 यूज करते तो आपको देखना पड़ता कि जब कभी भी 0 आएगा तो वो यहां नहीं आ सकता, यहां आना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा उसके बारे में आपको देखना पड़ता। बट ठीक है, अभी तो सिचुएशन ओके, 0 यूज करना नहीं है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो कि आपने कोई भी 7 नंबर चूज किए 0 को छोड़ करके, 9 में से कोई 7 नंबर चूज किए, क्योंकि आपको सारी चीजें कैसी रखनी, डिस्टिंक्ट। तो सबसे बड़ा वाला जो है वो अपने आप यहां चला जाएगा उनमें से, है ना। तो ये प्लेस पे अपने आप वो सबसे बड़ा नंबर जो चूज हुआ है वो यहां चला जाएगा। ठीक है, सपोज यहां 8 चला गया, ठीक है। तो बाकी जो 6 हैं उनमें से कोई 3 इधर आएंगे और कोई 3 इधर आएंगे, है ना। तो देखो
6 में से कोई 3 इधर के लिए चूज कर लिया हमने, भाई 6 चीजें थी मेरे पास, उनमें से कोई 3 मैंने चूज कर ली कि उनको लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, जब इनको लेफ्ट साइड में रखना है तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल होगा, राइट। 3 फैक्टोरियल, लेफ्ट साइड अरेंज हो गया, बाकी 3 चीजें बची हैं उनको यहां ले आके अरेंज कर दो, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां पे है ना। ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा 8 इंटू 9 बाई 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 36 है ना, इंटू 720। पूछा क्या जा रहा है वैसे आपसे, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए, तो इसका सम कर लेते हैं, कितना आ रहा है 72 आ जाएगा 0 और 259, हाँ तो 2 5 7 7 9 16 16 2 18। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए। हाँ, तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 25 प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स लाई बिटवीन एनी 2 ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अभी इस तरीके के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, अब आने चाहिए आपको। ठीक है, मान लो कितनी चीजें, 3 चीजें चूज करनी है। पहले मान लो ऑब्जेक्ट 1 यहाँ से चूज हुआ, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ से चूज हुआ और ऑब्जेक्ट 3 यहाँ से चूज हुआ। तो हो सकता है ऑब्जेक्ट 1 के पहले ए चीजें छूट गई, यहाँ पे दोनों के बीच में बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी चीजें छूट गई। तो 25 चीजें थी, 3 चीजें सेलेक्ट करोगे, कितनी चीजें छूटेंगी 22। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका कितना आएगा 22 आएगा। अब ए 0 से स्टार्ट हो सकता है, डी 0 से स्टार्ट हो सकता है, बी आपका एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट बीच में छूटे हुए होंगे, तो इसका मतलब बी आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा और सी आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपने 2 2 इन दोनों को दे दिया, तो बचा आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 18। 2 2 दे दिया तो बाकी 22 में से 4 कम हो गए, 18 बचा। अब सब 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 18 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। तो ये आ गया आपका 18 प्लस 4 22, 22 माइनस 1 21, सी 3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ वेज में सम ऑफ डिजिट्स। तो 21 C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चलिए निकालते हैं। 21 फैक्ट 21 इंटू 20 19 अपॉन 6, तो ये हो गया आपका 70 इंटू 19 13 30। तो सम कितना आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम क्वेश्चंस। मैच द कॉलम में आपके पास 19th वाला जो है, इसमें आपको देखो क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाउंड बाय 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ व्हिच 4 आर कोलिनियर। तो पहले तो जो कोलिनियर है उनको हटा दो, तो जो बाकी 6 हैं उनमें से तो कोई 3 पॉइंट चूज कर ले, हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब कोलिनियर वाले पे आते हैं। अगर उन कोलिनियर पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट चूज कर लिया मैंने, है ना, 4 में से कोई एक, और बाकी जो 6 थे उनमें से कोई 2, तभी तो ट्रायंगल बन जाएगा। फिर 4 में से कोई 2 चूज कर लिए तुमने, मान लो, है ना, कोलिनियर वाले, और एक पॉइंट अलग सा चूज कर लिया, तब भी ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, दिक्कत कब है, जबकि हम 3 के 3 वही चूज कर लें कोलिनियर वाले, तो उस केस को हम लेंगे नहीं। 4 में से कोई नहीं चूज किया, यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक है, तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। बी पार्ट में क्या कहा गया, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ व्हिच 4 आर कोलिनियर। तो फिर से वैसे ही सोचना है, एक तो ये कर लो कि भाई जो 6 बाकी बचे हैं उनमें से कोई भी 4 पॉइंट ले लो, बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। फिर जो 6 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई 3 ले लिया और 4 में से कोई 1 ले लिया। फिर ऐसे ही 6 में से कोई 2 ले लिया और 4 में से कोई 2 ले लिया, तभी बन जाएगा। कब नहीं बनेगा, जब जो 4 कोलिनियर है उनमें से 3 लेने लगो,
है ना, तब नहीं बनेगा। 4 कोलिनियर है, उनमें से 4 लेने लगो तब भी नहीं बनेगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। सी पार्ट में देखिए क्या कहा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल्स एंड 3 स्ट्रेट लाइन। तो जो सर्कल्स हैं, मान लो 6 में से 2 सर्कल को चूज किया, कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 बार। भाई 2 सर्कल्स आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 बार। तो 6c2 × 2। लाइनें, 3 में से 2 लाइनें चूज करी, एक बार ही इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस। तो 3 में से 2 लाइंस चूज करी, हर केस के करस्पॉन्डिंग एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 6 में से 2 सर्कल्स चूज किए, हर केस के करस्पॉन्डिंग 2-2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अभी बचा हुआ है, जब हम 6 सर्कल में से एक ले लें, लाइन में से एक ले लें, ठीक है, एक सर्कल और एक लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 बार। ठीक है, ये आपके पास सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में नंबर ऑफ पॉइंट्स डायगोनल्स ऑफ 10 साइडेड पॉलीगन विच लाई इनसाइड पॉलीगन। तो अब इसमें इनसाइड पॉलीगन कहा गया है। तो अगर आप 10 में से 4 पॉइंट्स ले लो जिनसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो, तो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हीं की बात तो की जा रही है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा अंदर में लाई करेगा। ये ट्रिकी होता है। कभी भी कहा जाए कि लाइज इनसाइड द पॉलीगन, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड लाई इनसाइड पॉलीगन, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्राई करना चाहिए कि हम क्वाड्रिलेटरल बना लें, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होंगे वो तो अंदर में ही लाई करेंगे। तो ये 10 डी पार्ट के लिए हो जाएगा कि 10 में से आप कोई भी 4 पॉइंट चूज कर लो, ठीक है, 10c4, और उनमें जो डायगोनल होगा वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? अंदर इंटरसेक्ट करेगा। तो 10c4 इंटू डायगोनल्स का इंटरसेक्शन 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे ए पार्ट में क्या कहा गया है कि सर्कल आपका डज नॉट इंटरसेक्ट और टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैज 1,4 एज इट्स इंटीरियर पॉइंट। सर्कल आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब g² - c और f² - c दोनों ही कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, है ना। तो g² - c एंड सॉरी दिस शुड बी नेगेटिव, f² - c शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो g² - c कितना है? 9 - c, है ना, नेगेटिव है। और यहां से 25 - c भी नेगेटिव है। तो c आपका 25 से बड़ा होना चाहिए, है ना। फिर क्या आया कि 1,4 इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो 1,4 के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 17 - 6 - 40 + c आपका ये भी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो c लेस देन 29, तो c यहाँ पे आपका कैसा है? 25 से बड़ा है, और यहाँ पे 29 से छोटा है ना, 9 से भी बड़ा है। तो आपका क्या आया? c बिलोंग्स टू 25 से लेकर के, मतलब 25 से 29 ऐसा आएगा, है ना। बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? 2, 3, 5, 1 आर फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड दिस इज टेंजेंट टू द इलिप्स। तो आप प्रॉपर्टी यूज करिए कि इलिप्स में जो फोकस होते हैं, फोकाई से टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? b² सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही काम यहां पे करना है आपको। 2, 3 से आपने परपेंडिकुलर देखा, 2 + 6 + 1 10/√5। P2 देखो कितना आएगा? 5, 1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 5 + 2 7 और 1 8/√5, तो 80/5 ये आ रहा है तुम्हारा P1 P2, जो कि क्या होगा? b² के बराबर होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? सेमी मेजर एक्सिस A निकालना है। तो B की वैल्यू तो सीधा निकल करके आ गई तुम्हारे पास 4, ठीक है, 2 और +6 8, सॉरी ये 9 है, सॉरी ये आया b², ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लें S और S डैश के। तो 2a होती है। 2a कितना है आपका? 2 और 5 3, और इधर है आप तुम्हारा 2 मतलब √13, है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो 4a²
ई स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पे 72/5 रख लेंगे अपने, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 72/5 प्लस 13/4 है ना। तो तुम्हारे कितना है 14.4 है प्लस 3 पॉइंट समथिंग है ना। तो ये तुम्हारा कैसा आ जाएगा 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, पैराबोला है, पास करता है किसी फिक्स पॉइंट से फॉर ऑल ए, मतलब फैमिली। ठीक है, तो फैमिली वाले में क्या करते हैं, लाइन में भी यही सीखा था, सर्कल में भी यही सीखा था कि पैरामीटर को अलग करो, मतलब लेमडा को अलग करो, बाकी सबको एक साथ क्लब कर लो। तो यहाँ देखो ये है पैरामीटर, तो आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बाकी a के साथ ले लिया 2x प्लस 1, यही लिखा हुआ है ना, यही चीज है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, कहा जा रहा कि किस फिक्स पॉइंट से ये पास करेगा। तो ऐसे फिक्स पॉइंट से जहां से a को कोई खास फर्क पड़े, मतलब अगर आप y एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना इक्वेशन। अगर ये चीज 0 हो जाए, इतनी रिक्वायरमेंट, तो a से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो x इज इक्वल टू -½ से ये हमेशा पास करेगा ही करेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -½ आपने यहाँ पे रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप डी पार्ट में। डी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो डी पार्ट में आपके पास जो इलिप्स दिया हुआ है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9y प्लस 2 का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा और इज इक्वल टू 36 ऐड कर दिया दोनों साइड, और इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए। फिर आप डिवाइड कर दो 36 से, तो क्या आ रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, है ना। इसेंट्रिसिटी पूछी गई, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, सो ई इज इक्वल टू √5/9। तो ए बी पूछा गया था, ए बी इज 5,9। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर का लेवल कहें तो मॉडरेट लेवल में, इजी टू मॉडरेट में रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे यहाँ पे, है ना। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट एडवांस का पेपर है तो उसके हिसाब से इसको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में ही रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेपर डिस्कशन एंड होता है पेपर 2 का। थैंक यू ऑल।